गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 25 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट हरियाणा स्टार्ट हो चुकी है, तो आप हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी हमारी इस वेबसाइट पर भी आके पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कल मैंने कुछ साक्षी मलिक और उससे पहले मनोहर लाल पर कुछ कमेंट किए थे, तो काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो उस बात से नाराज़ हो रहे थे। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा था। जो बात है वही मैंने बोली थी, अपनी ओर से मैंने कुछ भी बात लगा के नहीं बोली थी। लेकिन अगर आपको इन चीज़ से तकलीफ़ होती है तो आगे से हम इस प्रकार की बातें आपके सामने नहीं करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज की वीडियो पर और देख लेते हैं पहला प्रश्न। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब हरियाणा के बाल चित्रकला की जगह किस पुस्तक ने ले ली है? तो ये ली है कला सेतु पुस्तक ने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हाथ में अब बाल चित्रकला की जगह दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट की नई पुस्तक कला सेतु दी है। इस पुस्तक को राष्ट्रीय अवार्डी ड्राइंग टीचर धर्मवीर अहलावत, रमेश कुमार शर्मा और उनके साथियों ने करीब 2 वर्षों के अनुसंधान में तैयार किया है। यह पुस्तक स्कूलों में अब पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग इस पुस्तक को निःशुल्क वितरित करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद है कि बच्चों की प्रतिभा केवल चित्रों की नकल करने तक ही सीमित न रहे, बल्कि वे स्वयं को अभिव्यक्त करने में दक्ष बन सकें। 4 साल के प्रयास के बाद इस पुस्तक को बनाने की मंजूरी मिली है। करीब 2 साल में 11 सदस्यों ने मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया है। रोहतक के कला टीचर सुंदर ने कला सेतु पुस्तक का आवरण चित्र और अंदर के मुख्य पृष्ठों की रचना की है। पुस्तक की थीम, रूपरेखा, प्रस्तुति और मार्गदर्शन में NCERT कला विभाग की विशेष प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी, सुपवा रोहतक के सलाहकार के रूप में प्रोफेसर विनय कुमार, प्राध्यापक दीपक सिंकर और प्राध्यापक अतहर अली व प्राध्यापक उज्ज्वल का इस पुस्तक के विमोचन में विशेष योगदान रहा है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अनीता कुंडू के अलावा हरियाणा के किस पर्वतारोही को तेंजिंग नोरगे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डॉक्टर नरेंद्र सिंह को। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये है डॉक्टर नरेंद्र सिंह। रेवाड़ी के पर्वतारोही डॉक्टर नरेंद्र सिंह का चयन तेंजिंग नोरगे नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। पर्वतारोहण में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए चयन समिति ने इनके नाम का चयन किया था, जिस पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर नरेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लगा दी है। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों यह सम्मान नरेंद्र को दिया जाएगा। पर्वतारोहण के साहसिक खेल में भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। हिसार की अनीता कुंडू को भी यह सम्मान दिया जाएगा। इसके बारे में हमने कल आपको बता ही दिया था। बता देखिए, मूल रूप से कोसली के रहने वाले नरेंद्र सिंह वर्तमान में गुड़गांव में रह रहे हैं। नरेंद्र सिंह ने बताया है कि उन्होंने 2012 में पर्वतारोहण के बेसिक, 2013 में एडवांस, 2015 में MOI के साथ कोर्स पास किए। 20 मई 2016 को नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतेह किया। अब तक 5 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को यह फतेह कर चुके हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की जांच पर एलाइजा टेस्ट के लिए कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं? तो ये निर्धारित किए गए हैं 250 रुपये। अब राज्य और जिले के प्राइवेट लैब कोरोना वायरस की जांच पर मनमर्जी से पैसा नहीं वसूल कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए राशि तय कर दी है। कोरोना की RT-PCR जांच के लिए जहां पहले से ही 2400 रुपये की फीस निर्धारित की जा चुकी है, वहीं अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 रुपये निर्धारित किए गए हैं और एलाइजा टेस्ट के लिए 250 रुपये की फीस निर्धारित कर दी गई है। जिले में अब कोरोना 15 से 20 केस निजी लैबों से भी आ रहे हैं। जिले में पिछले 10 दिनों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल टीम द्वारा सैंपल्स लेने में बढ़ोतरी भी देखी गई है। रोजाना अब 500 से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं।
एंटीजन किट से सैंपल लेने में बहुत बढ़ोतरी हुई है। 5,500 के करीब एंटीजन टेस्ट इस महीने किए गए हैं। अगस्त महीना यूँ कहें कि अनलॉक 3 अब तक का सबसे खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि 1 से 22 अगस्त के बीच में 76 से भी ज़्यादा की औसत से 1680 केस मिले हैं, जबकि 19 मार्च से 31 जुलाई तक यानी कि करीब 4.5 माह में 1156 केस ही आए थे। वहीं मौतों की बात करें तो 22 दिनों में ही 23 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, जबकि 19 मार्च से 31 जुलाई तक सिर्फ 15 लोगों की ही मौत हुई थी, यानी 1.5 गुना मौतें इन्हीं 22 दिनों के अंदर हो गई हैं। तो ये एक चिंता की बात है। कोरोना जो बढ़ रहा है वो किस लिए बढ़ रहा है, यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। इस वजह से जो कोरोना है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है हरियाणा में। ज़िले में मार्च से मई तक के इन लॉकडाउन्स के दिनों में सिर्फ 62 केस ही मिले थे और 3 की मौत हुई थी। फिर सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1 शुरू किया तो लोग सड़कों पर घूमने लगे, ऑफिस कार्यालय में जाने लगे, पब्लिक डीलिंग का काम करने लगे। फिर लोग एक दूसरे की चपेट में आकर कोरोना का शिकार होने लगे। फिर जून माह यानी कि अनलॉक 1 में 138 केस आए और 4 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद जुलाई माह यानी कि अनलॉक 2 में 956 केस आए और इसके बाद 8 लोगों की मौत हुई। अब अनलॉक 3 में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोरोना की संख्या हर 18वें दिन में डबल होती जा रही है। तो ये जो आंकड़े हैं काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और हरियाणा के अंदर कोरोना काफ़ी तेज़ी से पैर पसारता जा रहा है। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। किस जिले में परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी अम्बाला से शुरू की जाएगी। अम्बाला ज़िले के गवर्नमेंट स्कूलों में परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन की जाएगी। यह प्रक्रिया 25 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगी। स्कूलों में उन परिवारों की ही वेरिफिकेशन की जाएगी जिन परिवारों के बच्चे गवर्नमेंट और एडेड स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूलों में सिर्फ पेरेंट्स ही पहुंचेंगे, बच्चों के स्कूल आने पर मनाही रहेगी। इसके लिए विभाग स्कूल वाइज शेड्यूल भी बना रहा है कि किस दिन कौन सी कक्षा के बच्चों के पेरेंट्स पहचान पत्र वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए सरकार अलग से 2 सितंबर के बाद कैंप लगाएगी। विभाग ने सभी स्कूलों में 4-4 टीचर्स का ग्रुप बनाकर ड्यूटी लगाई है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वेरिफिकेशन की जाएगी। इस ग्रुप में BLO, सिम व कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। पेरेंट्स को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य कागजात लेकर स्कूल में आना होगा। इसके बाद टीचर्स परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर पेरेंट्स को प्रिंट निकाल कर देंगे। वेरिफिकेशन में नाम जोड़ना, गलत जानकारियों को ठीक किया जाएगा ताकि परिवार को उसके सही नाम और जानकारी के साथ ID जारी की जा सके। स्कूलों में करीब 1 लाख बच्चों के परिवारों को कवर किया जाएगा। तो जो पहचान पत्र बनने वाला है इसके क्या क्या लाभ होंगे वो भी हम जान लेते हैं। प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान कार्ड में एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जो कि 14 अंकों का नंबर है, जो हर परिवार के लिए एक यूनिक नंबर होगा। इस परिवार पहचान पत्र के जरिए स्कूल कॉलेजों में एडमिशन लेने में सहायता मिलेगी और सरकारी और निजी नौकरियों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। परिवार पहचान पत्र कार्ड के द्वारा यह भी जानकारी मिलेगी परिवार किस क्षेत्र में रहता है। सरकार हर क्षेत्र के लिए अलग से कोड भी बनाएगी। शहर एवं गांव के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किए जाएंगे। कई अन्य लाभ भी इन परिवारों को इस पहचान पत्र के साथ दिए जाएंगे। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2017 में बनी डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल को बदलकर डिजिटली लर्निंग सेंटर में तब्दील कर दिया है? तो ये किया गया है MDU ने, यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और साइबर सिटी गुरुग्राम की तर्ज पर डिजिटली लॉन्ज बनाने की तैयारी है। नई बिल्डिंग का प्रपोजल तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले सत्र में MDU में स्टूडेंट्स डिजिटली लॉन्च के जरिए लेक्चर वीडियो, ई क्लास, ई कंटेंट, रिसोर्स, डॉक्यूमेंट्स, PDF व
पीपीटी की फाइल को अपलोड व डाउनलोड करने की पूरी सहूलियतों का फ़ायदा उठा सकें। एमडीयू का ई कंटेंट बढ़ाने पर ज़्यादा जोर है। अब विद्यार्थी ILMS यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम गुजरात का 337 कोर्स का ई कंटेंट पढ़ सकेंगे। एमडीयू में सैंपल सर्वे के तहत पढ़ाई कर रहे फ़िलहाल 70 से 80% स्टूडेंट के पास डिजिटली लर्निंग के लिए स्मार्टफोन व लैपटॉप की सुविधा है। यूनिवर्सिटी द्वारा हर एक क्लासरूम में ऑनलाइन लाइव क्लास देने के लिए 90 वेबकैम खरीदे गए हैं। ये इंटीग्रेटेड HD वेबकैम है जिसमें कैमरा के साथ माइक्रोफोन भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1976 में हुई थी और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर राजवीर सिंह जी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका मेन गेट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। इंदौर के तर्ज पर हरियाणा के किस जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनाल जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को। देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर की तर्ज पर जल्द ही करनाल की ट्रैफिक व्यवस्था भी समाप्त होने जा रही है। यह संभव होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले एडोप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से। इसके तहत शहर के 28 चौकों पर 400 से ज़्यादा स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स और कैमरे भी लगाए जाएंगे। अभी जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं वो नॉर्मल वाले ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम है। इन सिग्नल की टाइमिंग भी सेट करनी पड़ती है। इस कारण हर चौक पर ट्रैफिक लोड अलग अलग होने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रहती है। लेकिन नई तकनीक के इस सिस्टम में यह समस्या खुद खत्म हो जाएगी। स्मार्ट सिग्नल ट्रैफिक के दबाव को समझते हुए खुद तय करेंगे कि किस लेन को हरी बत्ती दिखानी है और किसे लाल बत्ती दिखानी है। यानी वन साइड ट्रैफिक क्लियर होने के बाद भी अभी जहां हम बत्ती हरी होने के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, फिर ऐसे खड़े नहीं रहना होगा। ट्रैफिक लाइटों का सेंसर खुद टाइमिंग एडजस्ट कर लेगा। एक लाइन खाली होने पर दूसरी लाइन को चला देगा। वहीं इसके लगने के बाद कोई भी वाहन चालक ट्रैफिक नियम भी नहीं तोड़ पाएगा। लाल बत्ती होने की सूरत यदि वाहन जेब्रा क्रॉसिंग पर या इससे आगे भी निकला तो कैमरा खुद वाहन का नंबर स्कैन कर चालान बना देगा। ये कैमरे यह भी रिकॉर्ड रखेंगे कि किस चौक से कितने और किस श्रेणी के वाहन गुजर रहे हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की किस नगर पालिका ने पौधरोपण के लिए मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा ऐप तैयार किया है? तो ये क्या है? चीका। लोगों को पौधरोपण से जोड़ने के लिए इस नगर निकाय ने बिना सरकार पर कोई वित्तीय बाहर डाले एक खास ऐप मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा तैयार किया है, जिसके तहत स्थानीय लोग इस ऐप के जरिए बताएंगे कि उन्हें कौन से पौधे चाहिए। इसके बाद निकाय कर्मचारियों की टीम उन्हें वह पौधा उनके घर पर पहुंचा देगी। पहले तो इस ऐप पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोगों ने डिमांड भेजनी शुरू कर दी है, मगर बाद में इस ऐप को लोकल स्तर पर सीमित किया गया है। उनके अनुसार नगर निकाय अपने इस खास प्रयास की सफल रिपोर्ट बनाकर हरियाणा शहरी स्थानीय निकायों को भी अवगत कराएगा। मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा नाम से इस ऐप पर लोग अपना नाम, पिता व पति का नाम, घर का पता, वार्ड नंबर और संपर्क सूत्र इत्यादि जानकारी भर सकेंगे। उसके बाद वे अमरूद, नीम, बरगद, आंवला, बेलपत्र, सहजन, गुलमोहर, जामुन, पीलघन, हार श्रृंगार व कचनार के पौधों से अपनी ऑप्शन चुनेंगे कि उन्हें कौन सा पौधा चाहिए है। उसके बाद ऑनलाइन ही लोग अपनी इस डिमांड को सबमिट कर सकेंगे। अगले दिन कर्मचारी उस पौधे को लेकर उनके घर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा में पिछले एक दशक में कितने जंगली जानवरों को मानव बस्तियों से बचाया गया है? तो ये बचाया गया है 1234 जानवरों को। तेंदुए, हिरण, मॉनिटर छिपकली और सांप सहित 1234 जंगली जानवरों को
2010 और 2019 के बीच हरियाणा में आवासीय क्षेत्रों से बचाया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य वन्यजीव और वन्य विभाग से खरीद की गई जानकारी सामने आई है। 7 तेंदुए, 356 सांबर हिरण, 18 चीतल व चीतीदार हिरण, 295 सांप शामिल हैं, जिनमें 95 अजगर, 242 ब्लू बुल यानी कि नीलगाय और 222 मॉनिटर छिपकली भी शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में पिंजौर, मोरनी और कालसर क्षेत्रों में कम से कम 2 तेंदुए मृत पाए गए। सूत्रों ने कहा है कि 2 शवों के पोस्टमार्टम से पता चला है कि वे बाहरी वाहनों की चपेट में आ गए थे। वन्यजीव उप प्रभाग कलेसर, जो कि यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है, पिंजौर, मोरनी दोनों ही पंचकुला जिले के अंतर्गत आते हैं, कैथल, अम्बाला और पीपली तो ये कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आते हैं, के अधिकार क्षेत्र में जंगली जानवरों को बचाया गया था। पिंजौर वन्यजीव प्रभाग में कालका, पिंजौर और चंडी मंदिर के आवासीय क्षेत्र शामिल हैं। मोरनी वन्यजीव प्रभाग के भीतर 1202 में से केवल 39 जंगली जानवरों को आवासीय क्षेत्रों से बचाया गया था, जो एक मुख्य वन क्षेत्र है। रायतान और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मोरनी हिल्स में स्थित है, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के किस गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है बारवा गांव के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बारवा, जिला कुरुक्षेत्र में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने और इसके भवन के निर्माण के लिए 33.78 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। राजकीय होम्योपैथिक औषधालय के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक्स एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के एक पद और अंशकालिका वाटर कैरियर और स्वीपर के 2 पदों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बाद है इन पदों पर लगभग 34.56 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च होने की संभावना जाहिर की गई है। तो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर का जिक्र हो रहा है, तो हम देख लेते हैं। ये करनाल विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और इनके पास टाउन एंड काउंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेज, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, आर्किटेक्चर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनली इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग्स और राजभवन अफेयर्स, ये विभाग हैं। तो इनको आप अच्छे से याद करके रखिए, कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा के किस जिले में UHT टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रोहतक के अंदर। हरियाणा के रोहतक में सरकार 19.55 करोड़ रुपए की लागत से एक UHT टेट्रा पैक प्लांट स्थापित कर रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इसके बाद है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपने संयंत्र को किस जिले में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है चरखी दादरी के अंदर। मारुति कंपनी गुड़गांव से हरियाणा में एक और जगह पर शिफ्ट होने जा रही है, क्योंकि वहाँ अधिक ट्रैफिक के कारण अधिक आबादी और लंबे जाम हैं। चरखी दादरी जिला मुख्यालय में एक CI सीमेंट कारखाना था, जो कि अब बंद हो गया है। इसकी 200 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है और मारुति के लिए इसका लाभ आसानी से उठाया जा सकता है। भाजपा के भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह इसे दक्षिण हरियाणा के चरखी दादरी शहर में स्थानांतरित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चरखी दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं, मारुति सुजुकी कंपनी की स्थापना सन 1982 में गुरुग्राम में हुई थी और फिलहाल इसके जो CEO हैं वो खेंची आयुक्वा हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। तो दोस्तों आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा के किस जिले में पेंशन धारकों के लिए मोबाइल डाक सेवा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि फरीदाबाद के अंदर ये शुरू की गई है। आधार कार्ड से लिंक किसी भी बैंक का खाता धारक एक बार में 10,000 रुपये निकाल सकता है। इसमें अन्य बैंकों के खाताधारकों को भी सुविधा का लाभ मिलेगा।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत। तो आपको राइट आंसर हमें बताना है, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।